आरएमएस टाइटैनिक अपने ज़माने का एक लग्जरियस और पावरफुल शिप था। इसे बनाने में उस समय 42 करोड़ का खर्चा आया था, जो कि आज के समय 1200 करोड़ के बराबर है। इसका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 को शुरू किया गया। 2000 से भी ज़्यादा वर्कर्स के मेहनत के बाद 3 साल में यह बनकर तैयार हो गया। 269 मीटर लॉन्ग, 53 मीटर हाइट का यह जहाज उस समय का एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ बनाया गया था, जिसमें डबल बॉटम हल था ताकि अगर किसी वजह से एक डैमेज हो जाए तो दूसरी हल शिप को बचा सके। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। एक से दूसरे चैम्बर में पानी ना पहुंचे, इसके लिए हर एक चैम्बर में रिमोटली ऑपरेटेड वाटर टाइट दरवाजे बनाए गए थे। 2 अप्रैल 1912 में यह शिप बनकर तैयार हो गया। इसका 5 टेस्ट रन कंप्लीट करने के बाद टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन पब्लिक में आके अनाउंस करते हैं कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कि यह कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन बदकिस्मती से यह शिप अपनी पहली सफ़र के 5 दिन के अंदर ही डूब जाती है। चलिए जानते हैं इतना एडवांस और अनसिंकेबल कहा जाने वाली टाइटैनिक आखिर कैसे डूब गई। टाइटैनिक बाहर से जितना बड़ा दिखता था, अंदर से उतना ही 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटीज मौजूद थी, जिसमें 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी, एक जिम, 2 बार्बर शॉप, एक हीटेड स्विमिंग पूल, ग्रैंड स्टेयरकेसेस और भी कई सारे लग्जरियस फैसिलिटीज थी। टेलीग्राम भेजने के लिए एक हाई पावर रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर था। टाइटैनिक का पहला सफ़र था साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी तक। 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली सफ़र की शुरुआत करता है। इस शिप में टोटल 2226 यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे। यात्रियों में से कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ धनी लोग और इमिग्रेंट्स थे, जो अपनी एक बेहतर लाइफ की शुरुआत करने के लिए जा रहे थे। शिप का कमांड संभाल रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनको 40 साल का शिप ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस था। सफ़र की शुरुआत होते ही कैप्टन स्मिथ के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस कैप्टन स्मिथ को फोर्स करते हैं कि शिप को 6 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क पहुंचाया जाए, ताकि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ सके। इसलिए कैप्टन शिप को शुरुआत से ही अपनी मैक्सिमम स्पीड में रखते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होता है और 12 अप्रैल 1912 को समुद्र में आइसबर्ग होने का वार्निंग मिलता है। वार्निंग रेडियो सिग्नल के द्वारा एसएस कैलिफोर्निया ने दिया था। अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग का होना एक आम बात है और इसे बड़े बड़े शिप आसानी से हैंडल कर लेते हैं, इसलिए कैप्टन स्मिथ इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं। टाइटैनिक का आखिरी दिन 14 अप्रैल 1912। उस दिन मौसम साफ था और उसी दिन टाइटैनिक को 7 बार आइसबर्ग होने का वार्निंग मिल चुका था। जब शाम होता है तो टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है और उस दिन चांद निकला नहीं था, इसलिए क्रू मेंबर को आगे देखने में मुश्किल हो रहा था। शिप के आगे क्राउज नेस्ट पर एक क्रू मेंबर को रखा गया था ताकि वो आगे बहुत दूर तक देख सके, लेकिन उसके पास उस दिन दूरबीन नहीं था और अंधेरे की वजह से दूरी तक देख नहीं सकता था। शिप न्यूफाउंडलैंड कनाडा से 600 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा होता है। तभी क्राउज नेस्ट पर जो बैठा था उसे सामने एक आइसबर्ग दिखाई देता है। तभी वो ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 1 मिनट बाद 11:40 को टाइटैनिक का फ्रंट राइट के निचले भाग आइसबर्ग से टकराने लगता है। 15 सेकंड तक शिप आइसबर्ग के साथ घिसते हुए आगे बढ़ता है। आइसबर्ग का लंबाई 400 फीट और हाइट 100 फीट तक था। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में से अगर 4 में पानी भर भी जाए तब भी शिप तैरती रह सकती थी, लेकिन तब 6 कंपार्टमेंट में पानी घुस चुका था। टाइटैनिक के चीफ आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू और कैप्टन स्मिथ शिप के नुकसान के बारे में पता लगाए तो उन्हें पता चला कि यह शिप डूब जाएगी।
रात के 12 बजे शिप के टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन ऑर्डर दिए थे डिस्ट्रेस कॉल भेजने के लिए, ताकि आसपास कोई शिप मौजूद हो तो उन्हें बचाने के लिए आ सके। जैक फिलिप्स, टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर, लगातार डिस्ट्रेस कॉल भेजते रहते हैं और क्रू मेंबर भी आसमान में फ्लेयर फायर करने लगते हैं ताकि उन्हें कोई देखे और बचा सके। करीब 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया शिप से रिस्पॉन्स आता है और टाइटैनिक के साथ कांटेक्ट हो पाती है और अपनी शिप को टाइटैनिक के तरफ मोड़ देते हैं। यह शिप टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूरी पर था और अपनी मैक्सिमम स्पीड में आने में इसे 3.5 घंटे का समय लगता। जब टाइटैनिक का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब कैप्टन लाइफ बोट के द्वारा यात्रियों को इवैक्यूएट करने के लिए कहते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार लेडीज और बच्चे को पहले उतारा जाता है। शिप में 48 लाइफ बोट रखने के लिए जगह था, पर वहां 20 लाइफ बोट ही रखा गया था। उस 20 लाइफ बोट में 1300 यात्री ही बच सकते थे। लोगों को लगता था कि यह शिप कभी डूब ही नहीं सकती, इसलिए जब पहली लाइफ बोट को उतारा गया तो उसमें सिर्फ 28 लोग ही मौजूद थे, जबकि वहां पर 65 लोगों के लिए जगह थी। धीरे धीरे शिप का आगे का हिस्सा पानी में डूबता गया। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यह शिप डूब सकती है। रात के 1 बजे शिप का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया और पिछला भाग पानी के ऊपर आ गया। लास्ट लाइफ बोट को 2:05 पर उतारा गया और शिप में 1500 से ज़्यादा लोग रह गए थे। 2:20 को शिप 2 हिस्सों में टूट गया और डूबने लगा। तब पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में एक इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के 35 से 45 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। जिन लोगों को तैरना आता था उन लोगों ने ठंड के कारण मारे गए। टाइटैनिक डूबने के 2 घंटे के अंदर आरएमएस कारपेथिया पहुंचता है और लाइफ बोट पर मौजूद 710 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लेता है। 15 अप्रैल 1912 सुबह 8:30 एक शिप पहुंचता है जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था, लेकिन वहां पर शिप का रैकेज मिलता है जो शिप से टूटने के बाद इधर उधर बिखर गया था। खाली लाइफ बोट और लाशें तैरती हुई मिलती है। यह शिप था एसएस कैलिफोर्निया। यह वही शिप था जो टाइटैनिक को डूबने से 1 घंटे पहले रेडियो पे सिग्नल भेज के बताया था कि सामने 3 बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं। ये टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर था जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा के डूबने लगा था। रात के 10:20 को एसएस कैलिफोर्निया एक आइसबर्ग का सामना किया था और खतरे को देखते हुए शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड रात को वहीं रुकने का फैसला किए थे। शिप के रेडियो ऑपरेटर इवांस टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स से बात करने की कोशिश किए थे, लेकिन फिलिप्स यात्रियों की मैसेज को न्यूफाउंडलैंड के वायरलेस स्टेशन तक भेजने में बिजी थे, इसलिए इवांस की बात को टाल दिए थे और अपने कैप्टन को भी नहीं बताए थे। उसके बाद इवांस रेडियो ऑफ करके सोने के लिए चला गया था। जब टाइटैनिक डिस्ट्रेस कॉल भेज रहा था तब रेडियो ऑफ होने के कारण एसएस कैलिफोर्निया तक सिग्नल पहुंच नहीं पाया था।